मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे अभी फूलचंद जी मीणा बता रहे थे, पहले मेरी मांगे ही रख दूं, क्या मालूम कब घंटी बजा दो आप, तो उसके लिए सावचेत रहना पड़ेगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के अंदर में कई कॉलेजें हैं। राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़, राजकीय महाविद्यालय मोमासर, संधू देवी पार्क श्री डूंगरगढ़, राजकीय महाविद्यालय, इन सभी में बहुत से पद खाली पड़े हैं और अभी वहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है, लेक्चरर भी नहीं है, तो उनके जल्दी से जल्दी उनके पद भरी जाए ताकि बच्चों की शिक्षा में नुकसान नहीं हो। और एक गुसाई सरबड़ा के लगभग आसपास 15 गांव है और सारे कोई 10 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर पर है, तो वहां पर बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ राजकीय महाविद्यालय की मांग मैंने पिछली बार भी की थी, तो आपसे निवेदन है कि उसमें राजकीय महाविद्यालय खोला जाए ताकि वहां के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। एक मैं आदिवासी क्षेत्र के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर में घुमंत जातियां बहुत ज्यादा है, ग्वारिया, गाड़िया, लोहार, साटिया, जोगी आदि। तो उन लोगों के लिए बसाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई पट्टे नहीं दिए गए हैं ताकि ऐसे आदिवासी लोगों को, जो घुमंतु जाति के लोग हैं, तो उनको बसाने के लिए कोई जगह दी जाए। मंत्री महोदय, मैं पर्यावरण मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप जो वनभूमि की जमीन जो शहरों के पास लगती है उस पर लोग कब्जा कर रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि उसके लिए आपसे मेरी बात भी हुई थी, बड़े क्या है कि पार्क बना दिए जाए। लोग उत्सुक बहुत है पेड़ लगाने के लिए, किंतु स्थिति ये है कि पेड़ लगाएं का, लोगों के पास छोटे छोटे घर हो गए, जगह है नहीं पेड़ लगाने के लिए। अगर ऐसी जगह दे दी जाए तो उसमें लोग बहुत पेड़ लगाने के इच्छुक है और पेड़ लगाएंगे। मंत्री महोदय, मैं अभी कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे कि मनीष यादव भी कह रहे थे, भी हमने शिक्षा के विभाग में ऐसे किया, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, राकेश जी भी बोल रहे थे, चचान जी भी बोल रहे थे कि क्या किया क्या नहीं किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी सरकार के अंदर में बड़ी बड़ी अटैचियां लेकर के और सारे वाइस चांसलरों की मनोनयन किया गया और उनके अंदर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ कि हमारी सरकार ने कई वाइस चांसलरों को 5-6, मैं भी आपको नाम बताऊंगा, 500 को तो उनको सस्पेंड किया गया। तो ये लोग खाली बात कर रहे हैं कि हमने ये किया। मैं इनके जो द्वारा नियुक्त किया, मनोनयन किया गया है, उन लोगों का मैं कार्य आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बीकानेर, हमारे जो बीकानेर शहर है और बनारस के समान छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग राशि प्रदान की थी। बहुत खेद का विषय है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रदेश से आए हमारे MGSU के कुलगुरु श्री मनोज जी दीक्षित, जो महाराजा गंगा सिंह का ऋण चुकाना तो दूर, उनके नाम से स्थापित शिक्षा के इस पवित्र मंदिर में भयंकर अनियमितता व भ्रष्टाचार हो रहा है। 24/12/2024 को SCB टीम द्वारा छापा मारा गया तो परीक्षा बोर्ड में नगद राशि बरामद की गई। SCB की जांच के दौरान कुलगुरु के निजी व्यक्ति अमित कुमार पांडे का नाम आया, उनको दी जानी थी, लेकिन उस पर FIR लगाकर समाप्त कर दिया, मिली भगत करके उसको काम को समाप्त कर दिया। अब ये पूछना चाहता हूँ, ये अमित पांडे कौन था? कौन है अमित पांडे, जिसका कोई वहां लेना देना नहीं, जिसकी वहां पर कोई भर्ती नहीं, किंतु सारी कॉलेजों का मैनेजमेंट वो करता है, सारी कॉलेज से किसको अनुमति देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको क्या करना है, सारा कार्यभार वो संभाल रहे हैं। अमित कुमार पांडा MGS के पद पर रखना चाहते थे, सफल नहीं होने के कारण उनको रिसर्च कार्मिक के रूप में रखा गया। अखबार व सोशल मीडिया जानकारी के अनुसार MGSU गेस्ट हाउस में निःशुल्क रहता है। उनके पास 2 विश्वविद्यालयों का चार्ज है, एक तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का है और एक वेटरनरी कॉलेज का है। अमित कुमार पांडे के साथ और भी बड़े लोगों की टीमें जो MGS के परीक्षा नियमांकन राजाराम चोयल सहित ये टीम विश्वविद्यालय के आर्थिक हानि पहुंचा रही है। इनकी गुप्त रूप से गहनता से जांच कराएं तो काफी भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ होगा। इनके पास पशु चिकित्सा का भी चार्ज है, दोनों विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हुआ है। अधिशेष निधि से 35 लाख रुपया का वाहन खरीद लिया। इनके अलावा विश्वविद्यालय की सिंचित
संचित करोड़ों की धनराशि को प्राइवेट बैंकों में रखने का प्रयास किया। अब प्राइवेट बैंकों, मैंने कहा भी जब ये नेशनल गवर्नमेंट के बैंक है तो आप इसमें क्यों नहीं, पंजाब नेशनल बैंक में नहीं रखना, हम तो प्राइवेट में रखेंगे। अरे क्यों रखोगे भाई, कल को फेल हो गया तो कौन देगा। 300 करोड़ रुपए का फंड था गोपाल जी, 300 करोड़ रुपए का फंड, और उनको मोटी राशि दे रहे हैं कि साहब हम आपको कमीशन देंगे, अरे आप इसको ट्रांसफर करा दो। मैंने बार बार कितना विरोध किया, उसके बाद में जाके मैं उसको रुका पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह कि विषय केवल एक विश्वविद्यालय का नहीं है, बल्कि राजस्थान के उच्च शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और भविष्य से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में वर्तमान में 32 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय संचालित है। इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे युवा भविष्य का निर्माण होता है, परंतु जब इन विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्ति पर ही वित्तीय अनियमितताओं का, भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगे तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि नैतिकता का पतन है, विषय बन जाता है। ये पूर्व में राज्य सरकार की अनुशंसा पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जांच उपरांत कई कुलगुरुओं की सेवा से पृथक किया गया, जिनमें स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय शामिल है। ये सब आपके टाइम के ही विषय नियुक्त किए हुए थे, कांग्रेस के टाइम के ही सारों को विषय नियुक्त किए गए थे। यह सिद्ध करता है कि यदि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो कार्रवाई संभव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का विषय इस सदन में रखना चाहता हूँ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मुझे इस विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड में विधायक सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 14 जून 2025 को प्रबंध बोर्ड की बैठक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बहुत बड़े घाटे के बजट प्रस्तुत किया गया। मैंने उस समय इनसे स्पष्ट रूप से आपत्ति दर्ज कराई और अनावश्यक अपव्यय को कम करने के सुझाव दिए। कुलगुरु महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस बजट को पारित नहीं किया जाएगा, परंतु दूसरे ही दिन उस घाटे के बजट को अनुमोदित कर दिया गया। यह न केवल एक जनप्रतिनिधि की अवहेलना है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता की भावना को भी विपरीत है। वो मीटिंग भी नहीं बुला सकते थे। जब सरकार ने ऐसा निर्देश दे दिया कि जब तक राज्य सरकार जिन लोगों का मनोनयन पूरा नहीं कर देती तब तक आप मीटिंग नहीं बुला सकते, किंतु उसके बावजूद भी उसने मीटिंग बुलाई और मेरे मनाही करने के बाद में वो घाटे का बजट प्रस्तुत कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में नियमन गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आई है। एससीबी जांच के दौरान 7 लाख रुपए नगद बरामदगी, प्रश्न पत्र छपाई में अत्यधिक व्यय। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है साहब, इसको बताऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। इसे जो प्रश्न पत्र है इसके अंदर में बहुत बड़ा दपड़ा है। टेबल कर दे, टेबल बोलता हूं मैं 2 मिनट में ही खत्म करता हूँ। वाहन की खरीद, उत्तर पुस्तिकाओं की नीलामी में लेखा नियमों की अवहेलना, अनावश्यक भवन निर्माण और महंगी पुस्तकों का खरीद, नियम विरुद्ध स्वपोषित पाठ्यक्रमों का संचालन, अयोग्य व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति, सुरक्षा कर्मियों की वास्तविक संख्या से अधिक भुगतान, नियमों की अवहेलना कर महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना। इसके अलावा भी बहुत से घोटाले हैं, समय अभाव के कारण पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। विश्वविद्यालय की संचित निधि को निजी बैंकों में स्थानांतरित करना। माननीय सभापति महोदय, सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब इन मामलों की शिकायत उच्च स्तर पर की जाती है तो संबंधित विश्वविद्यालय से ही टिप्पणी मांगी जाती है। यह तो वही कहावत सिद्ध करती है कि बिल्ली को दूध के लिए रख दिया, छोड़ दिया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यक्तिगत लाभ का माध्यम न बनने दिया जाए। क्या हमारे विश्वविद्यालयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। मेरा आग्रह है कि संबंधित कुलगुरु को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए। यह जांच समिति गठित करके ही जांच करवानी चाहिए। जांच अवधि में सभी वित्तीय निर्णयों को विशेष लेखा परीक्षा स्पेशल ऑडिट करवाई जाए। यदि आरोप सिद्ध हो तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह मुद्दा राजनीति का नहीं है सर, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का है। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, इसे भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दिया जा सकता। अतः मेरा सरकार से अपेक्षा करता हूं कि विश्वविद्यालय की भविष्य और विश्वविद्यालय की गरिमा के स्वरूप रखते हुए त्वरित अन्य निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। अब मैं थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में 2 मिनट का समय लूंगा। सभापति महोदय, हमारे पर्यावरण मंत्री जी से मैंने आगे भी निवेदन किया था। पर्यावरण के अंदर में क्या हुआ साहब कि एक समय ऐसा आया
जब हमारे बेर, खेजड़ी, पिंपल, नीम, रोइडा इत्यादि वृक्ष उगा करते थे। किंतु कहां से ये किक्कर वृक्ष आया, मेरे ये भी समझ में नहीं आ रहा। अब लोगों में कहता तो ये तो इटली का है। मैंने कहा अभी इटली से कौन लेकर के आया इसमें? कहती इटली से ये बीज आया था, हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया था। हाँ, तो वो कैसा, वो इटली का बीज आज इतना भयंकर बन गया है कि सारी भूमि को बंजर बना दिया उसने, सारी भूमि को बंजर बना दिया है। और इटली वाले तो देश को तो बर्बाद कर ही रहे थे, ये जो जमीन थी उसको बर्बाद करने में लगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसके आसपास में न तो घास उगता है, जहाँ 20-20 फुट की उसके जहाँ भी छाया पड़ती है उसके कोई हरा घास नहीं उगता। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने मुझे उच्च शिक्षा, जनजाति क्षेत्रीय विकास और वन पर्यावरण जैसे हो गया महत्वपूर्ण विषय पे बात रखने की आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि उच्च शिक्षा जो है वो प्रदेश की नींव है। अगर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा ये प्रदेश विकसित प्रदेश बने, ये देश विकसित देश बने, तो निश्चित रूप से पक्ष और